बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सारे ह्यूमन राइट चैंपियंस के लिए एक बड़ी आम सी चीज हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसराइल ने पागलों की तरह गाजा पर एयर स्ट्राइक्स की हैं और इन एयर स्ट्राइक्स में सिविलियन लॉस हुआ है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, बड़े लेवल पर ह्यूमन लॉस भी हुआ है, स्कूल और हॉस्पिटल्स को भी नुकसान पहुंचा है हर बार की तरह। लेकिन क्योंकि ये चीजें हर 6 महीने में इसराइल दोहराता है और अपने पागलपन का और मेंटली चैलेंज स्टेट होने का सबूत देता है, तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे उसके बैकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही सोचते हैं कि इसराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है और उनके पास एक बड़ी साफ डेफिनेशन है। किनके पास? यूनाइटेड स्टेट्स के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया के पास। ये जो एक थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं, इन सबका एक ही कहना होता है कि इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। मतलब इसराइल को अपनी दिफा का पूरा हक है। इसराइल यही कर रहा है, इसराइल सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। हालांकि हर बार पागलपन वही शुरू करता है। आप अगर दोनों साइड के, चाहे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो या फिर दूसरी तरफ इसराइल के ऑफिशियल्स, इनके बयान सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शुरुआत किसने की थी। इसराइल ने साफ कहा कि उन्होंने हमास के ऊपर हमला नहीं किया था। मतलब वो लोग, वो पार्टी जो गाजा स्ट्राइप पर रूल करती है, उन्होंने हमला किया उसी के एक फैक्शन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पर, क्योंकि वो उसके मुल्क के लिए नुकसान है। तो उसने उन्हें टारगेट किया, फिर उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि अब इसराइल का ऐसा कोई वजूद नहीं है, लोग समझ गए वो एक टाइनी स्टेट है, उसका कोई वजूद नहीं है सिवाय यूरोपियंस के। जब तक यूरोप में बैठे उसके पॉलिटिकल डैड्स उसको बैक नहीं करेंगे, उस स्टेट का कोई मतलब नहीं। ये सब समझ चुके हैं। तो इन्होंने भी 100 रॉकेट्स दाग दिए और फिर जंग शुरू हो गई। और फिर जो भी 2-3 दिन हुआ वो आपने देखा, कई जगह से आपको ये सारी चीजें, ये बातें पता लगी होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तमाम बातों पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के डबल स्टैंडर्ड पर। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बार फिर से वही जुमला दोहराया है। मिस्टर प्रेसिडेंट का कहना है कि इसराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इसराइल को अपनी दिफा का हक है। और वो इस बात को इससे पहले भी, जब एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कुछ दिनों का, वो इससे बड़ा था, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट में भी मिस्टर प्रेसिडेंट ने यही बातें दोहराई थी जो इससे पहले जितने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट बैठे हैं वो लोग दोहराते रहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट पॉलिसी है कि वो अपने किले को मिडिल ईस्ट में बचाता रहेगा। और यही मौकिफ यूनाइटेड स्टेट्स के गुलामों का है, मतलब कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान और साउथ कोरिया का, यूरोप और यूके में बैठे उसके सारे गुलामों का। अब अहम चीज तो यह है कि ये सारे वही सेम लोग हैं जिनका मुंह सूज जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी और ये छाती पीटने लगेंगे जब मामला रशिया और यूक्रेन का होगा। ये वहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को सिखाने लगेंगे कि जी आप जो भी कर रहे हैं वो मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, वुमेन राइट्स के खिलाफ है, चिल्ड्रन राइट्स के खिलाफ है, या फिर शायद एनिमल राइट्स के भी खिलाफ है। आप जो भी कर रहे हैं इसको फौरी तौर पर रोक दें, क्योंकि यूरोप में जंग ठीक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कोई प्रेसिडेंट पुतिन का सपोर्टर नहीं हूं, ना उनके कम्युनिस्ट ख्वाब का सपोर्टर हूं, लेकिन इनके डबल स्टैंडर्ड की हद यह है कि जब जंग इनकी दहलीज पर होगी, क्योंकि कहीं वो चिंगारी पूरे के पूरे यूरोप को जला कर ना रख दे, उस चीज को लेकर ये अपनी छाती पीटने लगेंगे, वहां नौटंकी चालू कर देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। क्या रूस को अपनी दिफा का हक नहीं है? नहीं, इन्हें इन सारी बातों से मतलब थोड़ी है। इन्हें यह देखना है कि आखिर कैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जलता रहे और ये पूरी दुनिया पर राज करें। ये ख्वाब है। चाइना में क्या कर रहे हैं? चाइना में इन्होंने नैन्सी पेलोसी को भेज दिया। 25 ईयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई इतना मशहूर नेता नहीं भेजा था ताइवान में। क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि पहले कभी इन्हें लगता नहीं था कि चीन इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इनके खिलाफ इतनी मजबूती से आकर खड़ा हो जाएगा। अब जब इन्होंने उसकी ताकत देख ली तो इनकी नौटंकी चालू हो गई है कि आपके मुल्क की पहली लीडरशिप्स ने ये साइन नहीं किए हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं वन चाइना पॉलिसी को। और अगर आप वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ताइवान मेनलैंड चाइना का हिस्सा है। और अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नौटंकीबाजी क्यों? सबसे पहले चीजें चेंज कर दें। अब इन्हें यह तकलीफ हो रही है कि कोई इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया इनके खिलाफ। हो गया तो अब हम अपनी पॉलिसीज बदलेंगे, अब अपना रोना चालू करेंगे। चीन के साथ भी वही है, रूस के साथ भी वही है। अब इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि भारत के अंदर कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठे हैं जिन्हें जियोपॉलिटिक्स का जीपी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो आकर अपने इलिटरेट आइडियाज को दुनिया के सामने रखेंगे, फालतू बातें करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स जपेंगे, उसकी पूजा तक कर देंगे। ऐसे जाहिल मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं।
ये सारे लोग सिर्फ अमेरिकन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन वुमेन राइट्स की बातें करेंगे और वही चीजें अगर भारत में लागू होती हैं तो सब ठीक है। लेकिन इन्हीं के वो आइडियोलॉजिकल डैड ने क्या किया है वियतनाम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। वियतनाम का एग्जांपल ले लेते हैं। हैरी ट्रूमन ने फ्रेंच कॉलोनीज को बचाने के लिए हमला कर दिया वियतनाम के ऊपर और उस हमले में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। वियतनामी वुमेन के साथ अमेरिकन आर्म फोर्सेस ने क्या किया, एक बार जाकर पढ़ो तो सही कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। वहां पर हैरी ट्रूमन ने अपनी कंट्री के इंटरेस्ट पर सारी चीजों को दबा कर रख दिया। वो जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, वो जिसे लिबरलिज्म कहते हैं, वो जिसे आप फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, मेरिटोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीजों का नाम देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सारी चीजें बनाई हैं और वो ये कहता है कि वो पूरी दुनिया में इन सारे नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो बदल दिया था। जिनके आइडियोलॉजिकल सन्स भारत के अंदर मौजूद हैं, पूरी दुनिया में हैं, जो नौटंकीबाजी करते हैं, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वो देखें किया तो क्या उसने, क्या किया ये सब। अब अमेरिका के गुलामों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए एक बड़ी छोटी सी बात कि आप चाहे यूनाइटेड स्टेट्स को कितना भी खुश करने की और इंप्रेस करने की कोशिश कर लें, वो खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हेनरी किसिंजर की रियलिज्म वाली फॉरेन पॉलिसी पर चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। उससे आगे हटकर उसको आपका नाच बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जो कभी भारतीय कल्चर की बात करेंगे और कभी किसी दूसरी कंट्री के कल्चर की बात करेंगे और कभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ उसकी बात करने लगेंगे। एक बार को यूरोपियंस का ये जितना भी नाटक है कि कहीं स्टैंडर्ड कुछ और, कहीं स्टैंडर्ड कुछ और, इन सारे स्टैंडर्ड को हम ठीक मान लेते हैं कि उनकी अपनी एक सोच हो सकती है। उनकी वैसी ही सोच हो सकती है कि फहाशियत अच्छी चीज है, आजादी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स हैं, या फिर उनकी वो सोच कि कोई इंसान जो है वो कपड़े ना पहने तो ये उसका हक है, क्योंकि जानवर भी कपड़े नहीं पहनता, इंसान भी कपड़े नहीं पहनता। अगर जानवर को ऐसे चलने का हक है बिना कपड़े के, तो इंसान को भी होना चाहिए। एक आइडियोलॉजी उनकी। जैसे मेरी आइडियोलॉजी है कि कपड़े इंसान और जानवर में एक फर्क पैदा करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक वक्त पे यूरोप का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। वहां पर हिटलर आया और उसने बेगुनाह यहूदियों का कत्ल किया, बच्चों को गैस चैम्बर में डालकर उनका कत्ल किया। बड़े लेवल पर यहूदी लोगों का परसिक्यूशन हुआ, जेनोसाइड हुआ, उन्हें मारा गया। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिससे यूरोपियंस हमेशा भागते हैं। वो क्या है कि जो हिटलर है वो एक जर्मन है। जर्मनी कहां है? यूरोप में। मतलब ये सारी नौटंकी फिर से यूरोपियंस ने चालू की और अब देखो उन्हें वो कैसे खैरख्वाह बन रहे हैं हर किसी के हक के। दोनों जो जंग हुई पूरी दुनिया में, उसके जिम्मेदार कौन है? यूरोपियंस उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन वो पूरी दुनिया को सिखाने निकले हैं, पढ़ाने निकले हैं, ये बताने निकले हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जितने भी लोग भागे, जो भी यहूदी थे, वो कुछ अमेरिका भाग गए, उसने उन्हें पनाह दे दी, कुछ ब्रिटेन भाग गए, लेकिन मोस्टली लोग जो भाग कर गए वो मिडिल ईस्ट गए। मिडिल ईस्ट में कहां गए? पैलेस्टाइन गए। पैलेस्टाइन में कौन रहता है? अरेबियंस रहते हैं। अरब कौन है? मुसलमान है। मतलब आखिर में वो लोग मुसलमानों के पास भाग कर आए मदद के लिए। अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मुसलमान यहूदियों को नोच रहे हैं। अगर मुसलमान यहूदियों को नोचते तो वो मुसलमानों के पास आते भला? 1945 में, या जब भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा था 42 में, 39 में, जब ये हिटलर आया अपनी नाज़ीवाद सोच लेकर। ये सारी नौटंकी के बावजूद भी यूरोपियंस इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हर चीज के पीछे यूरोपियंस हैं। ये जितने भी लोग मिडिल ईस्ट के अंदर एक नए यहूदी देश की डिमांड कर रहे थे, इसमें से मोस्टली लोग यूरोपियन जियोनिस्ट माइंडसेट के थे। अब ये लोग कौन है? ये वही लिबरल सेकुलर प्लस इनका टेररिस्ट टच, जो एक सोच है यूरोपियंस की, उसी सोच पर पूरे बेस थे। ये जितने भी इंडिजीनियस यहूदी थे मिडिल ईस्ट में, वो लोग डिमांड नहीं कर रहे थे उतना देश की जितनी नौटंकी इन्हें छाई हुई थी। और ये वही लोग हैं जो आज फलस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, इस बात को भूल के कि कभी ये भाग कर आए थे अपनी खुद की लड़ाइयों से परेशान होकर, और यहां पर इन लोगों ने इन्हें जमीन दी, घर दिया, खाना दिया। वो भीख और एहसान भूल कर ये आज उन्हीं के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। ये इनकी रियलिटी है और ये एक माइंडसेट के हैं, ये एक जगह के हैं और उस जगह का नाम यूरोप है। मतलब अल्टीमेटली सारे फसाद की जड़ यहां पर भी वही है। लेकिन आप इस बात को भी एक बार किनारे कर दें और यूरोपियन लीडर्स से एक सवाल करें कि हिटलर को मरे हुए
80 साल होने वाले हैं। या फिर जो यूरोप का मौसम है वो अब बदल चुका है। अब यूरोप दुनिया को सीख देने वाली एक जगह बन गई है जो पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं। तो क्यों ना उन सारे भागे हुए लोगों को जो कि जाती तौर पे यूरोपियंस ही हैं, बस उनका धर्म यहूदी था, उन्हें वापस बुलाया जाए उनके फादरलैंड की तरफ। यूरोपियंस उन्हें इनवाइट कर लें, या इनका दिल और भी ज्यादा बड़ा है, कुएं जैसा है, तो ये एक और बड़ा सबूत दें यूरोप के अंदर एक नया यहूदी देश बसाकर। फिर ये लोग उसका नाम कुछ भी रखना चाहें। या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतनी बड़ी जमीन है, वो एहसान कर दे, वो एक देश दे दे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें मिडिल ईस्ट में अपना एक किला बनाकर रखना है ताकि वहां पर तफरका फैलाया जा सके, ताकि वहां पर लड़ाई करवाई जा सके। ऐसे ही तो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जलेगा, तभी तो ये सारे राज करेंगे। ये वो रियलिटी है, ये वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिससे ये आपको मना करते हैं इसे देखो मत, इसकी तरफ आंखों को बंद कर लो। आपका ड्रामा यूनिवर्सली एक्सपोज्ड हो चुका है। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि इसराइल कोई देश नहीं है, वो एक पपेट है जो मिडिल ईस्ट में यूरोपियंस के किले की तरह काम कर रहा है, ताकि वहां पर लड़ाइयां लगवाई जा सके और मिडिल ईस्ट में इनकी पकड़ स्ट्रांग रह सके। मुस्लिम्स ने उल्टे सीधे परसेप्शन बना रखे हैं, मिनी सुपरमैन, टेक्नोलॉजिकल पावर, बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, ये वो, आगे चल के ग्रेटर इसराइल बना लेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ एक नौटंकी और एक ड्रामा है। क्यों? क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है। बेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग एक पपेट स्टेट हैं, और पपेट स्टेट को जब जब पॉलिटिकल डैड्स कुछ करने को कहेंगे तो वो करेंगे, और अगर पॉलिटिकल डैड्स के साथ कुछ 19-20 होती है तो ये भी इधर एंड हो जाएंगे। ये रियलिटी है। और बाकी अगर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ पता करना है, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने खेमे में खड़े गद्दार और मुनाफिक, जो उस स्टेट को सपोर्ट कर करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 79 से उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। या इनके मन में चोट था कि अगर पैलेस्टाइन स्टेट आ गया तो इनके कंट्रोल में जो लैंड्स है वो छूटते चले जाएंगे, क्योंकि पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाने से इनका अपना खुद का लैंड वाला नुकसान है। ये दूसरे के हाथ में उसे बर्दाश्त कर लेंगे, यूरोपियंस के हाथ में उसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुस्लिम्स के हाथ में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको उन मुनाफिकों को समझने की जरूरत है और उन्हें मुनाफिक बोलने की जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी एंटीसेमिटिक वीडियो हो गई और इसमें काफी यहूदियों के खिलाफ है। ऐसा वही बेवकूफ लोग सोचेंगे जिन्हें यहूदियत और जियोनिस्ट आतंकवाद में फर्क नहीं मालूम। क्योंकि यहूदियत के हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरेत में साफ लिखा है कि यहूदियों का कोई लैंड तब तक नहीं है जब तक मसीहा नहीं आ जाता। ईसा अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने उन्हें मसीहा नहीं माना, और 2000 साल से इनके जितने भी पावरफुल और बड़े रब्बी आए हैं उन सब ने कहा कि अभी तक कोई मसीहा नहीं आया। और अगर मसीहा नहीं आया तो फिर इसराइल कैसे बन गया? इसराइल कैसे एक रिलीजियस स्टेट हो गया? एक रिलीजियस स्टेट जिसमें प्रोस्टिट्यूशन आम है, जहां पर शराब मिलती है, सूद आम है, बैंकिंग सिस्टम यूरोपियंस के जैसा है, या वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक फहाश स्टेट में होती हैं, ये मजहबी स्टेट कैसे हो गई? ना ये अपने मजहब के, ना मूसा की किताब तौरेत के, ना मॉरल वैल्यूज के। आपका वजूद और आपकी डेफिनेशन हिटलर के नाजीवाद से अलग नहीं है। इस वीडियो में बस इतना है, तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।